बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। FM थिंक टैंक के साथ मैं हूं उस्मान अंसारी। नाजरीन, पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत से मसाइल का शिकार है। वहीं पे एक खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान में रूस ने पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन देने के लिए और गैस बाकायदा पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान में गैस पहुंचाने के लिए रूस इस बात पे आमादा हो गया है। इसी बात पे और पाकिस्तान के कुछ अच्छे चीज़ों पे और कुछ इश्यूज पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर माहिर तज्जिया निगार जनाब इदरीस नाज साहब। सर, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब महर ज़हीर अख्तर साहब। ये चेयरमैन है ओवरसीज़ पाकिस्तान ग्लोबल फाउंडेशन के, अमेरिका में ये क़याम पज़ीर हैं। आज ये छुट्टियों पे पाकिस्तान में आए हुए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ ये भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। मैं इदरीस नाज साहब की तरफ चलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग और गैस का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ये सर्दी है, सर्दी के अय्याम है, शदीद सर्दी है और शदीद सर्दी में भी बिजली की लोड शेडिंग अपने उरूज पे पहुंच चुकी है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। और इसी तरह गैस का बहरान भी, घरों के अंदर गैस नहीं है चूल्हा जलाने के लिए, इंडस्ट्रीज को गैस नहीं मिल रही, हमारी बेशुमार इंडस्ट्री गैस की वजह से बंद पड़ी हुई है। इसी दौर के अंदर जो रूस ने आमादगी जाहिर की है इस बात पे कि वो हमें गैस फराम करेंगे और बजरिया अफगानिस्तान को भी और पाकिस्तान को भी वो बजरिया पाइपलाइन गैस फराम करेंगे, इस बारे में सर आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया मियां उस्मान साहब। अच्छा उस्मान भाई, पहली बात तो ये कि गैस की जो लोड शेडिंग का आपने कहा, गैस का हमें शॉर्टफॉल कितना है। मैं करता हूँ जून की बात। जून में तो आपकी गैस की कंजम्पशन जो होती है फैक्ट्रीज में तो हर वक्त होती है जी, मतलब वहां पे गैस की कंजम्पशन जो है वो पूरा साल इक्वल होती है जी। घरों में जो होती है गैस का जो सारिफीन होते हैं उनकी जरूरियात सिफर समझ लेना, क्या 10% है वो कम हो जाती है, बहुत कम, 10% कम हो जाती है। इन दिनों 90% का इजाफा कर लें जी। उस वक्त जून में जो हमें गैस की शॉर्टफॉल होती है ना, वो तकरीबन 60% और 50% के दरमियान उस वक्त है जी। हमारी गर्मियों में भी हम गैस जो है वो पूरी नहीं कर पाते। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँ। ये हमें महकमा सुई गैस की तरफ से मिलते हैं जी, कि पाकिस्तान में जून में भी 100% हम गैस जो होती है वो इस काबिल नहीं है कि लोगों को प्रोड्यूस कर सके, उन्हें दे सके जी, फराहम नहीं की जा सकती जी। पेट्रोल की और दीगर सूरत तो बहुत मुख्तलिफ है। आज सर्दियों में गैस की कंजप्शन कहीं चली जाती है, फैक्ट्रियों में तो बढ़ती है, घरों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें गीजर शुरू हो जाते हैं, हीटर शुरू हो जाते हैं जी, ऐसे ही। लेकिन हम पूरी नहीं कर पाते। अच्छा, एक साल से महकमा सुई गैस ने 1 इंच पाइपलाइन जो है नई नहीं बिछाई जी। पिछले 3 साल से एक नया कनेक्शन नहीं दिया। ये सूरत हाल है कि आप नए कनेक्शन नहीं दे सकते, कहीं नई 1 इंच पाइपलाइन नहीं डाल सकते जी। बल्कि सर वो हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि अब तो गैस जो महकमा सुई गैस है वो भी सिलेंडर पे फोकस कर रहा है, इस बात पे जोर दे रहा है सिलेंडर देंगे, नहीं वो सिलेंडर देंगे जी। अच्छा, वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं उसको तो छोड़िए ना। मैं ये अर्ज कर रहा था कि शॉर्टफॉल इस हद तक है जी। हमें ईरान ने, अब रशिया पे चले गए ना हम, कि रशिया कह रहा है कि मैं अफगानिस्तान के रास्ते, उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को गैस देने का ना इंदिया दे दिया कि हम दोनों को गैस दे देते हैं। इससे पहले ईरान ने आपके बॉर्डर तक, आपके घर तक लाइन बिछा दी, लेकिन अमेरिका साहब बाहर मना कर दिया कि आपने 9 से पेट्रोल लेना है और 9 से गैस लेनी है। ये ईरान की बात कर रहा हूं जी। और वो पाइपलाइन जो है वो गल सड़ रही है। हमें मना कर दिया, हमारे आका अमेरिका में जहां पे जनाब ज़हीर अख्तर साहब रहते हैं, अमेरिका ने मना कर दिया कि आपने ईरान से ना तेल लेना है। वो 17 रुपए लीटर हमें दे रहे हैं तेल, आपके घर जो पहुंच है ना वो 17 रुपए लीटर होगी, हम ईरान का सस्ता तेल ही ले रहे हैं। अब होता क्या टेक्निकली, आप पता क्या करते हैं, मना तो अमेरिका ने किया, आप कहते हैं जी वो तेल जरा साफ नहीं है जब कीड़े निकालने हो। जी जी। अच्छा, ईरान ने आपको कहा कि आप, अगर ईरान हमें गैस देता है तो वो समझ लीजिए कि वो तो आपको कौड़ियों में दे रहा है। जो रशिया से गैस आएगी वो कदरे महंगी होगी इसकी निस्बत, यानी कि जो आपको ईरान दे रहा था ना, जैसे दुगनी या तिगनी कीमत होगी उसकी, होगी वो पाकिस्तान से सस्ती, लेकिन वो महंगी गैस होगी जो आपको ईरान दे रहा है। लेकिन चूंकि वो शिया गैस है ना, इसलिए पाकिस्तान में वो हमने इस्तेमाल नहीं करनी। शिया गैस, आपको पता है शिया टमाटर आए थे ईरान से जी जी। और हमने बलूचिस्तान में जो उनका हशर किया था, गाड़ियों को आग लगा दी थी हमने, सारे टमाटर जाया कर दिए क्योंकि शिया टमाटर थे वो।
तो पाकिस्तान में ऐसे लोगों को, ऐसे शरपसंदों को फिर पैसे दिए जाते हैं जो कहते हैं कि शिया का नारा लगाएं आप, शिया टमाटर कह के ने मजहबी तजादात की तरफ ले जाता है। अच्छा, अब पाकिस्तान में ईरान की गैस नहीं हमने आने दी और पिछले 10 साल से ईरान कह रहा है कि मुझसे सस्ती गैस और मुझसे सस्ता पेट्रोल नहीं। इस वक्त वो तकरीबन 17 रुपए लीटर आपको पेट्रोल देने के लिए तैयार है, हमने नहीं लिया। अच्छा, इमरान खान साहब जब गए रशिया तो इमरान खान साहब बाद में उस पे खेले, क्योंकि हमारे लिए हर चीज खेलने के लिए होती है ना। हमने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सियासी पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर बिल्कुल ऐसे ही है सर, आवाम की खैर खाई कहीं भी नहीं है। वो गए, उन्होंने कहा जी रशिया मैं तो गया था सस्ता पेट्रोल लेने के लिए, और जो मेरी हुकूमत हटाई गई है ना वो इस वजह से हटाई गई है कि मैंने सस्ता पेट्रोल लेने का मुआहदा कर लिया था रशिया से। ये इमरान खान साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा जी। उन्होंने कहा चूंकि जी अमेरिका को ये बात ना पसंद है कि मैं रशिया से कोई मुआहदा करता, लिहाजा मेरे खिलाफ साजिश हो गई है, ये हो गया वो, और मेरी हुकूमत हटा दी गई है। उस्मान भाई, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अमेरिका के अपने मुफादात हैं। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अच्छा, हम चूंकि अमेरिका के गुलाम हैं इसलिए हम तो वही करेंगे जो अमेरिका बहादुर करेगा। सर हमारी मजबूरी है, आईएमएफ के हम क्रूज हैं और आईएमएफ जो है वो अमेरिका के अंडर है। अच्छा हजूर, हमने खुद मजबूरियां बनाई हैं, किसी ने बना के नहीं दी हमें ये मजबूरियां। सर ये हमारे हुक्मरानों की मेहरबानी है। मैं अर्ज करता हूँ आपसे बहुत, आप यार ये जो एटम बम है मुझे बताइए, ये किसी रोटी के साथ अचार के साथ आपने खाना है? इसका करना क्या? आप दुनिया की 7वीं बड़ी एटम पावर जी। अच्छा, 7वीं से मतलब ये कि 7 एटमी पावर जो है ना, उनमें से मैं कहता हूं पाकिस्तान अगर उन 7 एटमी पावर्स में से अगर टेक्नोलॉजी के एतबार से देखा जाए तो पहले नंबर पे है। लेकिन आप 7 जो एटमी पावर्स हैं उनमें एक आप हैं। मुझे बताइए कि आप ये जो इतनी बड़ी फौज, दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी है ISI आपके पास है, यार मुझे बताइए इनका अचार डालना करना क्या है? अवाम फाकों बढ़ रहे हैं। ये हुआ था जब फ्रांस में वो था ना, ऐसे बिल्कुल ऐसी सूरत हाल बन गई थी। अभी हमें एक वक्त की रोटी मिल रही है, उसके बाद अवाम सड़कों पे आए थे, अशराफिया के उन्होंने गले काटे थे, और उस वक्त कोई शरीफ आदमी वो जो सफेद कपड़े में वो फ्रांस की सड़कों पे नहीं घूम सकता था। फिर ये अशर हुआ था। अमेरिका को वो क्या समझते थे? अब अफगानिस्तान की बात नहीं, मैंने बार बार कहा कि देखिए इसमें बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। कश्मीर जो है, कश्मीर के लोगों जो आफसदा इलाका था, कोई इसमें शुबा नहीं है कि वहां दहशतगर्दी हुई, अमेरिका बार बार हमले करता था भारत, तो उनके लिए सरहदें अभी तक सरहदें खोल दी, वीजे खोल दिए गए। मोस्ट लोग जो थे वो यूके चले गए, कश्मीर के लोग, क्योंकि वो मुतासरा एरिया था, वो चले गए यूके। अब वो यूरो और डॉलर्स कमा रहे हैं अमेरिका में बैठ के। कश्मीरी जो है बिल्कुल 60% कश्मीरी यूरोप में है। उनके 4-4 किनाल के घर जो हैं, पूरे पहाड़ है उनके पास, 4-4 किनाल के घर हैं, और वहां एक माली सिर्फ रहता है, एक चौकीदार रहता है, 4-4 और 3-3 मंजिला घर हैं, और वो लकड़ी लगी है जो आप और मैं, वो घरों में वो जलाते हैं वो लकड़ी जी, जो आपके दरवाजों को नसीब नहीं है। अच्छा, वो सारे जाके यूरोप और यूरो डॉलर कमा रहे हैं, और हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद साहब और आप जिन जमातों, वो कहते हैं चले जाके जिहाद करते हैं। जो कश्मीरी है ना, उन्होंने साल बाद पता है क्या करना होता है? साल में 3-4 मरतबा वो यूएनओ के दफ्तर के सामने जाते हैं, वहां खतबे और वो एहतजाज करते हैं। मैंने कहा था कि यार तालिबान जिनको आप गालियां देते हैं, जिनको उजड़, जिनको आप वहशी और जिनको दरिंदे साबित करने की कोशिश करते हैं, मुझे बताइए आज तक अफगानिस्तान एक लम्हे के लिए ऐसा नहीं हुआ कि वहां जंग ना हो। वहां पे कारपेट बमबारी हुई। कारपेटेड बमबारी का मतलब यह है कि जितने फासले पे ये कप पड़े हैं ना, इतने फासले पे बम गिरे हैं, इतने फासले पे। अच्छा, आज तक मुझे एक बैनर दिखाएं, एक कतबा दिखाएं, कोई ईरानी वो यूएनओ के सामने लेके गया और उसने कहा था ये जुल्म बंद करो, कोई एक ईरानी कहीं गया हो। कश्मीर तो जन्नत नज़ीर है ना भाई, वहां के लोग तो बड़े खुशहाल हैं। अफगानिस्तान में तो गुर्बत है, अफलास है, सब कुछ है। अब थोड़ी सी खुशहाली आई है ना जब अमेरिका वहां से निकला है। अच्छा, मुझे बताइए एक अफगानी कभी उन्होंने याददाश्त पेश की हो, कोई करारदाद लेके गए यूएनओ में कि ये जनाब देखें? याद रखिएगा वो कौमें, अब अफगानिस्तान जो है, मुझे बताइए पाकिस्तान से तगड़ा मुल्क है? नहीं सर। पाकिस्तान से ताकतवर मुल्क है? नहीं। लेकिन सर वो खुददार कौम है। सर मैं यही तो बात करना चाह रहा हूं, उसी मुझे आने दीजिए। अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो कभी यूएनओ के सामने नहीं गए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का कभी उन्होंने वावेला नहीं किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करार, इंसानी हकूक की करारदादें अमेरिका यहां से जाए, वो जो कहते हैं ना हम तुमसे लड़ने आ रहे हो, कहते आओ। अच्छा भाई, वो लोग तो 1 सेकंड लगाएंगे वो ईरान से गैस ले लेंगे। सर उनके पास कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतनी दुनिया की सबसे तवील जंग लड़ी है। तो यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि याद रखिएगा, कौमें जब गैरतमंद बन जाती हैं जी, तो फिर अमेरिका का दबाव या किसी सुपर पावर का दबाव कबूल नहीं करते। भाई आप 7वीं एटम ताकत हैं और आप हर रोज अमेरिका के आगे लंबे लेट जाते हैं। याद रखिएगा, जब तक आपकी सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी, आपके जजेस
और इवन फौज के कुछ लोग बिके हुए अमेरिका के डॉलर उठा लेते हैं, तब तक ये कौम पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती। और मैं आपको लिख के देता हूं कि रशिया आपको बिल्कुल मुफ्त गैस दे दे, बिल्कुल मुफ्त, तो पाकिस्तान नहीं लेगा। मैं लिख के देता हूं। आपकी सड़कों पे वो गैस फेंक दे तो आपको अमेरिका इजाजत नहीं देगा कि इसे इकट्ठे कर लें। ये गैस की बात करो। अच्छा ज़हीर अख्तर साहब, आपसे इस वक्त ये जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान इस वक्त अपने गर्दिशी कर्जों में डूबा हुआ है, बैरूनी कर्जों में डूबा हुआ है। बैरूनी कर्जे अदा करना तो बड़ी दूर की बात है। 2-3 दिन पहले इदरीस नाथ साहब एक प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, वो बता रहे थे कि हमारी 6 माह से हमारे जो वफाकी इदारे हैं उनकी पेंशन पेंडिंग है और 3 माह से उनकी सैलरीज पेंडिंग पड़ी हुई हैं। फौज भी है उसमें। इस सूरत में, इस सिचुएशन में हमारे पास जब पाकिस्तान का खजाना खाली है, $7.5 अरब हमारे पास पड़ा हुआ है, वो भी उसमें कुछ हमारे चीन दोस्त मुल्क चीन का है, सऊदीया का है और कतर का है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान का तो जो एक एक बाशिंदा, एक एक शहरी है, वो कर्जे के अंदर डूबा हुआ है, उसका अंग कर्जे में है। आप ओवरसीज पाकिस्तान ग्लोबल फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं और अमेरिका के अंदर क़याम पजीर हैं, वहां से पाकिस्तान में आप डॉलर्स भी भेज रहे हैं, तो आप इस सारी सूरत हाल को किस नजर से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। सबसे पहले तो FM न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि उनके नाजरीन तक ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो है वो आवाज़ पहुंचाई जा सके कि वो क्या फील करते हैं इस मुल्क के बारे में, जो उनका आबाई मुल्क है, जहां से वो अपनी जो है बड़ी मुश्किल हालात से यहाँ से निकले। सर, ये हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। जब उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जब उनके पास रोज़गार के मौके नहीं थे, तो उन्होंने अपना मुल्क बड़ी मजबूरी के साथ छोड़ा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जहाँ जहाँ भी मकीम है पूरी दुनिया के अंदर, और एक कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब उस्ताद, टीचर या इस तरह कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उसी साथ साथ वो अपने मुल्क के लिए भी उसी तरह सोचते हैं जिस तरह आप सोचते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वो कैसे कि हम 25 से 30% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उसको हम डायरेक्टली फीड कर रहे हैं। जिस तरह हमारी तादाद जो है वो 1 करोड़ के करीब है पूरी दुनिया के अंदर, और ईच ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो 5 to 7 पीपल को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। वो फैमिली में हो, वो दोस्ती में हो, वो मोहल्ले में हो, वो किस भी सूरत में हो। तो इसका मतलब है कि हम 1 करोड़ जो है वो 8 से 10 करोड़ अवाम को फीड कर रहे हैं डायरेक्टली, और मुल्क के अंदर जो बदहाली है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुआशरा जो है वो उस तरफ ना जाए। हम ओवरसीज पाकिस्तानी में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत सारी फैमिलीज को, ख़वातीन को, बच्चों को सपोर्ट करते हैं ताकि वो इज्जत एहतराम से अपने घर में बैठकर रोजी तो नहीं कमा सकते, कम से कम अपना पेट पाल सकें। तो जिस तरह आपने फरमाया कि कर्जों के अंदर आपका मुल्क डूबा हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सी फाउंडेशंस चला रहे हैं। फाउंडेशन, जी बिल्कुल, उसी तरह जिस तरह रफ़ाई तंजीमें चला रहे हैं। तो ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है, कोई भी तहरीक आती है, अहम किरदार होता है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उनको दूध देने वाली गाय की तरह इस्तेमाल करती है पाकिस्तानी नेशन जो है वो। सॉरी टू से दैट, ये जो तरीकाकार है ये चेंज करना पड़ेगा। पूरे पाकिस्तान के जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी वर्थ निकाल लें और ओवरसीज पाकिस्तानी जितना रेमिटेंट भेजते हैं वो बराबर है। कहीं हम ज्यादा हो जाते हैं। हम पिछले सालों के अंदर 19 से 20 बिलियन तक बात पहुंच गई थी, आज फिर बात नीचे आ गई है। तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत वक्त और अवाम से ये एक मुतालबा करूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो इन्वेस्टमेंट है उसको एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी मत लिया जाए। अभी मैं डिमांड करता हूं कि उसको एज ए फॉरेन इन्वेस्टर के तौर पर लिया जाए ताकि इस मुल्क के अंदर ज़र मुबादला आ सके और उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाए। अगर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं, जिनके पास वहाँ के नेशनैलिटी है, अगर वो यहाँ आके काम करना चाहते हैं तो उनको इस वजह से उनके साथ ज्यादती ना की जाए कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? उनके पास बहुत ज़्यादा मौके हैं दूसरी दुनिया में जाके बिजनेस करने के, लेकिन फिर भी वो अपने इनहेरिट मुल्क के अंदर आकर, अपने आबाई मुल्क में आकर, वहाँ आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जबकि उनको मालूम है कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं बढ़ेगी, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वहीं खड़ी रहेगी। डॉलर का रेट जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, हम अपने उस मुल्क से डॉलर लेके आते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करते हैं,
आफ्टर 5 ईयर हमारा डॉलर जितनी मर्जी प्रॉफिट कमा ले, हमारा डॉलर वहां का वहां ही खड़ा रहता है। उसके बावजूद ओवरसीज पाकिस्तानी सर आपके डॉलर बढ़ने से हमारे पाकिस्तान के अवाम पे जो बोझ बढ़ रहा है वो भी तो एक हमारे लिए कम से कम सर यहाँ $1 करोड़ इन्होंने आज इन्वेस्ट किया है जी। 5 साल के बाद डॉलर जहां मर्जी चले जाए तो नीचे हमारी इन्वेस्टमेंट नीचे आ गई। लेकिन इसके अंदर आपके हुक्मरानों का कसूर है। आपकी 22,000 ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिफरेंट नेशनैलिटी रखते हैं। जब वो अपनी एंड स्टेज पे पहुंचते हैं, जहां उनकी जॉब का एंड स्टेज होता है, जहां उन्होंने मुल्क को कौम के फैसले करने होते हैं, उस वक्त वो 2 साल जो कर जाते हैं, वो जो लास्ट 2 ईयर होते हैं, वो अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बाहर मूव कराने के चक्कर में अपने ओहदे को इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह आपके मुल्क में तरक्की आएगी? आपके मुल्क के अंदर कभी आपके मुल्क में बजट बनाने वालों ने यह सोचा है पिछले 75 सालों से कि हमारी आमदनी कहां से आएगी? 75 साल से आप खसारे में जा रहे हैं और जाते रहेंगे। मांगने के आप इतने एक्सपर्ट हैं कि पूरी दुनिया, फकीर भी जो है वो भी आप पे हंसता है, वो भी आपसे क्लासें लेके जाता है कि इन हुक्मरानों से हम क्लासें ले लेंगे, किस तरह मांगते हैं जाकर, किस तरह लोगों की डिमांड्स पूरी करते हैं। तो दिस इज वेरी शेमफुल। जो फेस है पाकिस्तान का मांगने का, इसको बंद करना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी नासा भी मिसाल देता हूँ कि पूरे गुजरांवाला के अंदर कितने ऐसे दुकानदार हैं जो करियाना से लेके बड़ी दुकानें हैं, किनके पास कमेटी ऑफ गुजरांवाला का एक लाइसेंस है जो 1000 रुपया देकर सालाना लिया जाए। उससे कितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा, हमारे हुक्मरानों ने कभी सोचा ही नहीं है। हमारे रोड पे चलती हुई इनलीगल चिंचकी जो है वो कितने हजार लाखों की तादाद में है, रोजाना हजारों जाने जाती है। नासब यही बात कर रहे थे कि हमने हमारे पास ये विजन ही नहीं है कि हमने टैक्स को जनरेट कैसे करना है, हमने पैसा पाकिस्तान में जनरेट कैसे करना है, ये हमारे पास विजन नहीं है। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। इस वक्त आज चूंकि बेनजीर भुट्टो साहिबा की बरसी भी है और उनका जमहूरियत के अंदर एक बहुत अहम किरदार रहा है जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए, और आमरीयत के खिलाफ उन्होंने एक तवील जदोजहद की है और उसी जदोजहद के नतीजे में फिर वो इस दुनिया से चली गई हैं। तो सर आज उनकी बरसी है, इस हवाले से सर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक बड़े बाप की एक बड़ी बेटी, उन्होंने तवील जदोजहद की पाकिस्तानी खवातीन के लिए, बल्कि मर्दों के लिए एक सिंबल है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। अच्छा, मुहतरमा को जिस जदोजहद का मुजाहिरा मुहतरमा और जिस मुजाहमत का मुहतरमा को मुजाहिरा करना पड़ा वो किसी और को पाकिस्तान में फेस करने को नहीं मिला। बेनजीर भुट्टो चूंकि भुट्टो की बेटी है, अच्छा सारे खानदान की कुर्बानी दी, अपने बाप की मैयत को उठाया, पता है ना, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी बिल्कुल सर कब्र में उतारा गया, फिर दोनों भाइयों की शहादत होती है। हाँ, उनके भाई को, दोनों भाइयों को। और उसके बाद ये होता है कि मोहतरमा सियासत में आ गई, तो उनके लिए सियासत जो थी वो उनके पेशरो जो थी मोहतरमा फातिमा जना, अच्छा उनकी पेशरो थी ना खवातीन में जी, फातिमा जना को भी यही सब कुछ फेस करना पड़ा था। आपको पता है कि इसी गुजरांवाला में एक कुतिया के गले में उनकी लालटेन, उनका निशान था, डाल के उसे सड़कों पे घुमाया गया था जी। हमारे तो एमएनए ने मुहतरमा से भी कम नहीं मिनिस्टर रहे हैं। हाँ, मुहतरमा से भी कम नहीं हुआ। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पीली टैक्सी, ये मोहतरमा को कहा गया। मोहतरमा की उड़िया तस्वीर जो थी वो हेलीकॉप्टर्स और जहाजों के जरिए इस मुल्क में फेंकी गई थी। 1 वोट फॉर 1 किस का नारा लगाया गया। उन्होंने कहा कि मोहतरमा जब स्टूडेंट्स थी, ऑक्सफोर्ड में पढ़ती थी, तो मोहतरमा प्रेसिडेंटशिप के लिए स्टूडेंट लीडर के तौर पर, मोहतरमा जब वोट लेने के लिए तो उन्होंने कहा था कि 1 किस फॉर 1 वोट, आप मुझे किस करें और मुझे एक वोट दे दें। जिस तरह से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की किरदार कशी की। फिर उनके हस्बैंड जो थे आसिफ अली जरदारी साहब, वो मर्दे हुरू ने इसलिए कहा कि वो जेल में होते थे, बार बार जेल में होते थे, उन्हें जेल से बाहर आने नहीं देते थे। और एशिया में एक वाहिद लीडर है जो 8 साल तक मुसलसल जेल में रहे और बाद में आपके इदारों की बेगैरती मुलाजा फरमाए, क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा जी इस बंदे ने तो करप्शन की नहीं, खैर कौन हिसाब लेगा। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब जाती थी आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने के लिए, उनकी गोद में मुख्ताबर और बिलावल होते थे, तो मोहतरमा के साथ जो सलूक होता था वहां पे अल-अमान अल-हफीज, वो आप समझ लीजिए कि हमारे पाकिस्तान की आम खवातीन के साथ भी नहीं होता। जिसके बावजूद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उनकी इस्तकामत देखिए कि वो खातून एक लम्हे के लिए उनका अज़म नहीं डगमगाया, बल्कि जब सानहा कारसाज होता है तो उसमें यह था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, बदतरीन आमरीत थी वो भी जमहूरियत के लिए। परवेज़ मुशर्रफ साहब नहीं चाहते थे कि मोहतरमा पाकिस्तान में वापस आए। उन्हें वाज़े तौर पर कह दिया था कि तालिबान आपको खा जाएंगे, आपको कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप परवेज़ मुशर्रफ चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटीज हों, उनके खिलाफ कोई एजिटेशन है। उन्हें पता नहीं था कि कुदरत की एक लाठी होती है,
और ये काम फिर वकला ने किया जो बेनजीर भुट्टो या मुस्लिम लीग नून नहीं कर सके थे। आपको पता ना, फिर वकला निकले थे अदलिया बहाली के लिए, और फिर वकला ने परवेज मुशर्रफ को, और दूसरा लाल मस्जिद का जो सानहा था वो परवेज मुशर्रफ को ले डूबा। खैर, मोहतरमा जो थी उन्होंने इसके बावजूद उन्हें थ्रेट था, उन्हें बताया गया था कि तालिबान आपको खा जाएंगे, कच्चा चुबा जाएंगे आपको, आप मुल्क में ना आए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई और फिर पहले सानहा कारसाज हुआ कराची में, और उसके बाद फिर रावलपिंडी जब वो जलसा से बाहर निकली हैं तो हाथ हिलाने के लिए वो जो अपने रूप से बाहर निकली हैं, तो फिर उनको गोली मारकर शहीद कर दिया गया। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक अज़्मो इस्तकामत का, जहद मुसलसल का एक सिंबल है। पाकिस्तान की खवातीन के लिए नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की खवातीन, मर्द पॉलिटिशियन जो हैं उनके लिए एक सिंबल है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। भाई किसी मर्द को आज भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ कंपेयर किया जा सकता है, वो इमरान खान साहब हों, वो मियां नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, सर किसी एक मर्द को उनसे कंपेयर किया जा सकता है? उनकी जिद्दोजहद को मोहतरमा की जिद्दोजहद के साथ कंपेयर किया जा सकता है? जी, जैसी किरदार कुशी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की ऐसी किसी की नहीं हुई। सर ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है कि किरदार कशी जो है ये आज भी सियासतदानों के अंदर जारी है। आज भी मतलब जितनी भी सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे की किरदार कशी पे लगी हुई हैं। पहली बात तो खवातीन को नहीं छोड़ा जाता। ये तो कैरेक्टरलेस लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब के मुतल्लिक अगर उनकी बीवी ने लिखी, रेहाम खान ने किताब लिखी, तो बाबा ये तो कैरेक्टरलेस लोग हैं। इमरान खान साहब का तो अपना कैरेक्टर है ना, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। क्रिकेट से लेकर आज तक उनकी तो 1000 कहाँ रेखा, कहाँ रीना राय, कहाँ सीता वाइट, इतनी कहानियां इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के साथ तो बहुत सारे मॉडल्स लड़के जो है उन्हें मंसूब किया गया, उनके एक एमएनए को, उनके मिनिस्टर को मंसूब किया गया। इमरान खान साहब को तो आप जाने, ये कैरेक्टरलेस लोग हैं। बेनजीर के बारे में इन्होंने इतना कुछ उछाला, भाई एक चीज भी आप सामने नहीं ला सके थे उनके कैरेक्टर के बारे में। जी अच्छा, मैं उनको डिफेंड करने बैठा, लेकिन यार मेरी दुख्तरे मशरिक उसे कहा गया, दुनिया की काबिल तरीन खातून, और जो कुछ इस कौम ने और इस मुल्क ने और आपके पॉलिटिशियन ने उनके साथ किया, आज उनकी बरसी है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दर्जात बुलंद करे, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दोबारा कोई ऐसी बेनजीर, ऐसी लीडर दे जो मर्दों के हकूक के लिए उठे। खवातीन के हकूक को तो आपने सिर्फ नारों के हद तक रखा, मर्दों के हकूक आप सलब हो गया बाबा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। मर्दों के कोई ऐसी खातून सर किसी के भी पाकिस्तान में इस वक्त हुकूक जो हैं वो महफूज नहीं है किसी के। अच्छा सर, ज़हीर अख्तर साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान में भी सर्दी की शिद्दत है, इसी तरह अमेरिका के अंदर भी इस वक्त जो सर्दी है वो अपने उरूज पे है। बर्फानी जो तूफान है उसने बड़ी तबाही मचाई हुई है। एक 55 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, 4 फुट के करीब बर्फ जमी हुई है। इस सारे सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, हर साल अमेरिका के अंदर हरिकेन्स आते हैं और इस तरह के बर्फानी तूफान आते हैं, बर्फ पड़ती है, और वहाँ की जो इंतज़ामिया है, मुझे इंतहाई अफसोस से ये कहना पड़ा कि बहुत सारे फेलो अमेरिकन्स जो हैं वो इस बर्फबारी के अंदर जो है उन्होंने वफात पाई है। तो माई कंडोलेंस विद माई फेलो अमेरिकन्स। एंड बफलो के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल है सर, न्यूयॉर्क का हिस्सा है, न्यूयॉर्क स्टेट का हिस्सा है, और वहाँ की इंतज़ामिया जो है वो अपना फ़र्ज़ जो है वो भरपूर तरीके से अंजाम देते हैं। लास्ट 35 साल से मैं उस मुल्क में रह रहा हूँ, और माशाल्लाह वो एक बड़ी जिंदा और दलेर कौम है, और वो एक ह्यूमैनिटी से भरी हुई कौम है। जब आप उस कौम को मिलेंगे, उनसे आपका वास्ता पड़ेगा, तो तब आपको पता चलेगा कि कितना दर्द इंसानियत रखने वाली वो कौम है। और अपने उनके जो अदारे हैं, जो उनका सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, वो दिन रात काम कर रहा है लोगों की सहूलत के लिए, और होपफुली they will clear very soon। सर ये जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या पिछले सालों में भी इतनी ही तबाही होती रही है, या इस दफ़ा कुछ ज़्यादा, यानी 2600 से ज़्यादा परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, 50,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बिजली से, बुनियादी सहूलत जो है बिजली, उससे महरूम हो चुके हैं इस तूफान की वजह से? जब थंडरस्टॉर्म आता है, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, तो इज़ वेरी वेरी हार्ड। बाहर सड़क पे काम करना -डिग्री के में बहुत मुश्किल होता है, उसके बावजूद वो लोग वहाँ -डिग्री में काम करके वो बिजली को जो है वो दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और तूफान आता रहता है, कभी सर्दियों में आ जाता है, हरिकेन आते रहते हैं, गर्मियों में आ जाता है। तो ये मदर नेचर है, इससे कोई भी मुल्क नहीं निपट सकता, कोई भी अदारा, कोई भी चीज़ इससे नहीं निपट सकती। बट स्टिल दे आर वेल इक्विप्ड, दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर वेल ट्रेन्ड। नासाब बलूचिस्तान के अंदर कल एक हमारे कैप्टन शहीद हुए, जो दहशतगर्दी इस वक्त उरूज पे पहुंची हुई है, और उसके बदले में पाकिस्तान आर्मी जो अपनी एक फाइट कर रही है और उसके तगदो कर रही है। 2-3 दिन पहले एक जवान शहीद हुए और फिर कल एक कैप्टन शहीद हुए।
तो उनको खराज तहसीन पर पेश करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उस्मान भाई मुझे बताइए कि ये कौम सिर्फ जनाजे पढ़ने और खराज तहसीन पेश करने के लिए रह गई है? हमारे प्रोग्राम जो हैं, हम हर रोज़ किसी न किसी शहीद उसके वरोसा को मुबारकबाद दे रहे होते हैं कि आपका बेटा शहीद हो गया इस वतन की खातिर, इस मट्टी की खातिर, आपके हौसले बड़े बुलंद हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। क्या ये कौम इसके लिए रह गई है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं बड़ा सोच समझ के जुमले इस्तेमाल करूँगा। कुछ लोग जो अपने ओहदों से सुबकदोश हुए हैं जी, उनके जाते ही ये सब कुछ क्यों हुआ है, क्यों सर उठाया है? आर्मी को इस बात का इल्म नहीं है कि उनके अंदर क्या परवान चढ़ रहा है और क्या क्या कुछ हो रहा है? क्या उन्हें पता नहीं है कि उनके अपने जो लोग रिटायर होते हैं उनके रवाबत होते हैं उन दहशतगर्द तंजीमों के साथ, जिन्हें आप तालिबान या जो भी कहें जी, तो फिर जब वो चाहते हैं उन्हें एक्टिव कर देते हैं कि क्योंकि अब मैं नहीं रहा या मुझे रहने नहीं दिया या मुझे ये ओहदा नहीं मिला तो अब आप एक्टिव हो जाएं। ये बात मेरे करने वाली नहीं थी, मुझे पता है कि मैं आपके साथ खेल रहा हूं, ये मैंने इंतहाई गलत जुमला बोल दिया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम की अमानत था, ये जुमला मैंने बोल दिया। उस्मान भाई क्या उन लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए था आर्मी के जो इस वक्त ISI दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, दुनिया की सबसे काबिल इंटेलिजेंस है, इतना बड़ा इदारा, उनको नहीं पता कि इसके जो आप यूं कह लें कि इसके ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं? तो जब तक याद रखिएगा, पंजाबी का जो मुहावरा है ना कि जिदों तक हर इदारा अपनी मंजी थले डांग नहीं फेरेगा, पॉलिटिशियंस अपनी चारपाई के नीचे नहीं देखेंगे, उसके नीचे सांप हैं, अजदे हैं, इसी तरह हर इदारे में मौजूद हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है। मेरे जो नौजवान जाने कुर्बान कर रहे हैं, यकीन जानिए ये भारत का सारा किया धरा नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमारा असली दुश्मन भारत है और भारत कभी भी पाकिस्तान को इस्तेहकाम में नहीं रहने देता। बिलाशुबा वो सब कुछ करता है, लेकिन उस्मान इस्तेमाल वही करता है। नो सर, ये आपके अपने लोग हैं। ये कुछ आग जो है वो हम खुद जलाते हैं, कुछ घर हम खुद जलाते हैं। तो मैंने एक जुमला कहना था, मैंने कह दिया, इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता इसमें। ये सर जो हमारी कही है, जो बात आपने कही है, ये हमारे लिए, हमारी कौम के लिए एक लम्हा फिक्री है और हमारे इदारों के लिए भी एक लम्हा फिक्री है। उन्हें गौर करना चाहिए। अगर ये मेरे खदशात दुरुस्त हैं, अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है कि इदारों में छुपे हुए लोग जो हैं, जब उन्हें अपनी मनपसंद पोस्ट नहीं मिलती तो फिर वो किसी को इशारा कर देते हैं कि आप आग लगा दो, इस आर्मी को नाकाम करना है आपने, इस स्टेट को नाकाम करना है। अगर ऐसा है, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी इस वक्त जी, हमारे इदारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नाजरीन, आज का हमारे प्रोग्राम का कंक्लूजन ये है कि हर फर्द को माशरे में अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमें बहसीयत कौम जागने की ज़रूरत है, एहसास करने की ज़रूरत है, अपने अंदर खुददारी पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि हम पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मुआशरा तश्कील दे सकें जो मुल्क कौम की फलाह के लिए अपना किरदार अदा करे। अपने मेज़बान उस्मान अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।